हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। इसके पहले जो हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए थे जिसमें हम आपको हिस्ट्री से संबंधित या प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमारे वीडियो सीक्वेंस से आ रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये अगला वीडियो है। जो इसके पहले मैंने जो ताम्रपाषाण काल आपको पढ़ाया था या ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया था, तो ताम्रपाषाण काल वो मेरा फर्स्ट भाग था जिसमें मैंने ताम्रपाषाण काल की बेसिक जानकारी आपको बताई थी कि ताम्रपाषाण काल क्या है। इसकी संस्कृतियों के बारे में मैंने बताया था कि इसकी संस्कृतियां कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर विकसित हुई हैं, कैसे विकसित हुई हैं, कैसे उन संस्कृतियों का ह्रास हुआ है, और एक ही जगह कहीं कहीं हमें दो या दो से अधिक संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। तो आखिर इनका क्या कारण है जो हमें एक ही जगह दो या तीन संस्कृतियां देखने को मिली हैं। अब इसमें से मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिनकी वजह से टाइम नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं कोशिश करूंगा आगे जो भी हमारे आने वाले वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम सीक्वेंस से मिलते रहे। इसी के साथ मैं ज़्यादा बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैंने जो आपको इसके पहले बताया था, तो ताम्रपाषाण काल मनुष्य के द्वारा यूज की जाने वाली जो धातु थी, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा तांबे की धातु का यूज किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इस काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहा गया है, तो इसको भी मैंने आपको बताया था। ताम्रपाषाण काल से तात्पर्य या ताम्रपाषाण काल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मानव ने एक साथ पत्थर और तांबे का प्रयोग किया, या साथ साथ, जैसे यहां देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग। मानव के द्वारा पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग किया गया, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्या इसके पहले मानव के द्वारा कोई धातु प्रयोग नहीं की गई थी? तो यह भी दोस्तों बिल्कुल एक निश्चित साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके पहले मानव के द्वारा किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया। मानव के द्वारा जो टूल्स बनाए जाते थे या जो औजार बनाए जाते थे, या मानव के द्वारा जो अपने निजी जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग की गई, तो उनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि पत्थर से बने हुए औजार हमें देखने को विस्तृत मात्रा में या ज्यादा मात्रा में हमें मिले हैं। उसके बाद हम नवपाषाण काल देखते हैं, तो नवपाषाण काल में मानव के द्वारा पत्थर पर पॉलिश किया जाता है ताकि जो औजार है वो औजार ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक चलते रहें। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, जैसे ही मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति में या मनुष्य की स्मरण शक्ति में वृद्धि हुई, मनुष्य सोचने समझने लगा, समझदार हुआ, तो उसके बाद उसने उन्हीं पत्थरों के औजार पर जो तांबे हैं, तांबे का यूज किया ताकि हथियारों को और धारदार और नुकीला बनाया जा सके। तो यहां से दोस्तों जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ताम्रपाषाण काल के बारे में, तो वो इसके पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक में, ताम्रपाषाण काल भाग 2, मतलब पार्ट 2 हम ताम्रपाषाण काल में पढ़ेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि जब मानव ने एक साथ तांबे और पत्थर का प्रयोग किया तो ताम्रपाषाण काल युगों से कहा जाता है। इसी को कैलकुलेथिक एज या कैलकुलेथिक एज ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रमुख संस्कृतियां हैं, तो इसके पहले मैं आपको विस्तार से संस्कृतियों के बारे में पहले बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है, राजस्थान में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है, गुजरात प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है, तो वो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और दोस्तों मैंने आपको इसके पहले बताया था कि मुख्य रूप से हमें यहाँ 3 संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है।
या 3 संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से, जो 3 संस्कृतियां मुख्य रूप से हैं ताम्र पाषाण काल की, यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एक आहार और गिलोन जो राजस्थान में विकसित हुई है। उसके बाद हम देखते हैं जोरबे और नेवास। जोरबे और नेवास ये कहाँ, महाराष्ट्र में संस्कृति विकसित हुई है। उसके बाद देखते हैं हम मध्य प्रदेश में मालवा और एरड़ जो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, और एरड़ जो आपका, जहां हम आगे पढ़ेंगे जब हम भानुगुप्त के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं तो सती पताका में प्रथम साक्ष्य यही एरड़ से हमें देखने को मिलता है। अब यहां हम देखते हैं कि आहार और गिलोन, इनको हमें याद रखना है क्षेत्र से कि ये दोनों संस्कृतियां जो हैं ये कहां हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहां हम देख सकते हैं फिर आपका मालवा और एरड़। तो दोस्तों मालवा और एरड़ को आप देख सकते हैं, मालवा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मालवा आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ मालवा और एरड़, एरड़ भी आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो मालवा और एरड़ से भी हमें यहाँ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें 3 संस्कृतियों के बारे में ज्यादा फोकस करना है, 3 संस्कृतियों को ही अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्ष्य वहीं से हमें देखने को मिलेंगे। अब यहां मैं आगे देखता हूं, आगे जो मैंने आपको एक चार्ट वाइज और चार्ट में मैंने स्थान दिए हैं, राज्य दिए हैं और प्राप्त स्थल साक्ष्य। इसके पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं उन स्थानों की चर्चा करूंगा जिन स्थानों से हमें मुख्य रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब किन स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन स्थानों के बारे में मैं आपको एक चार्ट वाइज या चार्ट के रूप में यहाँ बताना चाहता हूँ, तो आप चार्ट के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इनामगांव, दायमाबाद या देवाबाद, तो ये आपका कहाँ है, ये जो तीनों हमें एरिया देखने को मिलते हैं या तीनों क्षेत्र देखने को मिलते हैं तो हमें ये महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि इनामगांव का संबंध कहाँ से है, तो आप आसानी से समझ के उसको समझ सकते हैं उसे कि महाराष्ट्र का। उसके बाद दायमाबाद भी महाराष्ट्र का। फिर हम देखते हैं आपका यहाँ नाबदा टोली, तो नाबदा टोली और नर्मदा घाटी, नाबदा टोली नर्मदा घाटी मालवा क्षेत्र, तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं ताम्रवती, तो ताम्रवती जो है आपका ये, जिसे हम इसके पहले जो हमने पढ़ा है कि आहार, तो आहार का ही जो नाम है, आहार को ही ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो तांबे के साक्ष्य मिले हैं, काफी भारी मात्रा में हमें तांबे के साक्ष्य देखने को मिले हैं, इसीलिए इसे ताम्रवती का नाम दिया गया है। अब ताम्रवती इसलिए क्योंकि जो यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ज्यादा मात्रा में वो हमें तांबे के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमें इनको याद रखना है, इनको इनामगांव, दायमाबाद या देवाबाद, नाबदा टोली, फिर आपका ताम्रवती, आहार गिलोन संस्कृति के बारे में जहां हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजस्थान को याद रखना है। तो यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो महाराष्ट्र में देवाबाद और दायमाबाद, तो इनको ध्यान रखें। फिर आप नाबदा टोली या नर्मदा घाटी, तो मध्य प्रदेश को याद रखें। फिर आप ताम्रवती, तो यहाँ आप देख सकते हैं आहार गिलोन संस्कृति के अंदर साक्ष्य मिलते हैं, तो राजस्थान में। अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि जो हमें क्षेत्र विशेष से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो उन साक्ष्यों में हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहां से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं इनामगांव महाराष्ट्र को, तो यहाँ से हमें कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें क्या मिले हैं दोस्तों, कच्ची मिट्टी से बने हुए मकानों के साक्ष्य, और जो मकान बने थे वो गड्ढों में गोलाकार में मकान बने थे। दूसरी बात हम बता दें कि यहाँ जो हमें मकान के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ कम से कम आपको 100 से अधिक बस्तियां देखने को यहाँ मिली हैं। तो एक तो हमें याद ये रखना है कि कच्ची मिट्टी के मकान, फिर गोलाकार गड्ढे वाले मकान, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमें प्रमाण देखने को मिले हैं
तो मनुष्य के द्वारा, जिसे हम गलतावास बोलते हैं, या गड्ढों में रहने के साक्ष्य या गड्ढों में रहने के हमें प्रमाण देखने को मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो बस्ती है, तो वो बस्ती हमें चारों ओर एक किले, मतलब किलेबंदी टाइप की बस्तियां हमें देखने को मिली है। इसे हम समझेंगे कैसे? जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई मकान होता है या कोई बस्ती होता है, तो उसके चारों तरफ बाउंड्री, ताकि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए और सुरक्षा की दृष्टि से किलेबंदी इन बस्तियों की जाती थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो हमें याद रखने वाली चीज है या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक तो सबसे बड़ा स्थल, अगर हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में कहें जाने, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे बड़ा जो स्थल हमें देखने को मिला है, तो सबसे बड़ा स्थल वो आपका हमें इनाम गांव में देखने को मिला है। यहाँ 100 से अधिक बस्तियां हमें देखने को मिली हैं। बस्तियों के साथ साथ यहाँ हमें कब्रों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। अब कब्र को आप समझ सकते हैं दोस्तों, जहां मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता था, तो उन्हें हम कब्र कहते थे। उसके बाद तांबे की प्रमुख 4 वस्तुएं हमें यहाँ देखने को मिली हैं। मनुष्य के द्वारा जो तांबे के बने हुए, जिन्हें हम खिलौना भी कह सकते हैं, तांबे के बने हुए हमें 4 वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से? एक तो रथ चलाते हुए मनुष्य, तो व्यक्ति के द्वारा या मनुष्य के द्वारा रथ चलाते हुए एक हमें खिलौना का साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ हमें हाथी के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, तांबे के बने हुए। सांड, जिसे आप बोलते हैं वृषभ, उसके साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ गैड़ा, तो गैड़ा के साक्ष्य भी हमें एक सींग वाले गैड़े के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले हैं। फिर हम देखते हैं कलश समाधान के प्रमाण। अब दोस्तों यहाँ आपको ये अनुमान लगा सकते हैं कि कलश समाधान आखिर होता क्या है, तो आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। अभी वर्तमान टाइम में ये जो हम लोगों की लाइफ है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि आखिर ये समाधान, कलश समाधान का मतलब होता क्या है। तो कलश समाधान का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, जब उसे जलाया जाता है, तो उसके कुछ जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों को एक कलश में रख दिया जाता है, और रखने के बाद ये उसे फर्श के अंदर या घर के अंदर दफना देते थे। अब जो भी इन व्यक्तियों के पूर्वज हुआ करते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु जैसे ही उनकी हो जाती थी, तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी जो अस्थियां वगैरह रहती थी, वो अस्थियां वगैरह ये कलश में रख के और अपने मकानों के फर्श के अंदर में दफनाती थी। अब यहाँ से 2 चीजें आपको समझनी है। एक तो कहीं कहीं हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि एक आंशिक समाधान, एक पूर्ण समाधान। तो आंशिक का मतलब है अंशमान, जैसे अस्थियां वगैरह, और पूर्ण समाधान का मतलब है अस्थियों के साथ साथ जो भस्म होती थी या जो राख होती थी, उसे भी दफनाने के हमें यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ से, एक तो कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं कि मानव यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान बनाकर रहता था। उसके साथ मानव जमीन में गड्ढे खोदकर या गड्ढों में भी अपने निवास स्थान बनाकर रहता था। उसके बाद हम देखते थे कि यहाँ की जो बस्ती थी, वो बस्ती किले बंदी थी, मतलब जो उन बस्तियों का आकार था, तो जिस प्रकार से फोर्ट या किलों को चारों तरफ से दीवार के माध्यम से घेर दिया जाता था ताकि उसकी सुरक्षा की जाए, तो एक किलेबंदी, ताकि उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। तो हमें यहाँ से किलेबंदी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि तांबे की प्रमुख 4 वस्तुएं। तो तांबे की प्रमुख 4 वस्तुओं में हमें देखना है दोस्तों कि यहाँ रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं, हाथी, सांड, गैड़ा और कलश समाधान के प्रमाण, जिसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार जब हो जाता था, तो उसके बाद उसकी जो अस्थियां रहती थी, उन अस्थियों को एक कलश में भर के रख दिया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि आपका दायमोबाद और महाराष्ट्र दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इनाम गांव से तो आप देख सकते हैं कि कच्ची मिट्टी के साथ गोलाकार
गड्ढे वाले मकान। फिर हमें दायराबाद महाराष्ट्र से देखना है तो किलेबंद बस्तियां, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल, यहाँ 100 से अधिक संख्या में ज्यादा हमें देखने को मकान मिले हैं। तो दोनों में दोस्तों आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से केवल आपको इतना याद रखना है कि जो आपका इनाम गांव है तो यहाँ से केवल कच्ची मिट्टी के मकान बने हुए गोलाकार गड्ढे वाले मकान। उसके बाद जो आपका दैमाबाद है या दैमाबाद है तो दैमाबाद से किलेबंद बस्तियां, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो वो भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद हमें यहाँ से जो तांबे की बनी हुई वस्तुएं देखने को मिलती हैं, तो वो 4 वस्तुएं देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नामदा टोली, तो ये आपका मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है या मध्य प्रदेश में आता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके जो खोजकर्ता हैं, तो खोजकर्ता के बारे में हम जानेंगे एस.डी. साकालिया। तो एस.डी. साकालिया एक पुरातत्व विद्वान थे या पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा सबसे पहले यहाँ जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ताम्रपाषाण कालीन के साक्ष्यों को खोजा गया या ताम्रपाषाण कालीन के साक्ष्यों को इनके द्वारा खोज की गई थी। अब इसमें क्या है, चित्रित कालीन मृत भांड। अब चित्रित कालीन मृत भांडों से दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मिट्टी के मृत भांड का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो यहाँ हमें जो देखने को मिले हैं मिट्टी से बने हुए बर्तन, जो काले कलर से आपके पेंट किए जाते थे। पेंट करने के बाद उन मृत भांडों को चित्रित मतलब चित्र की आकृति दी जाती थी ताकि वो आकर्षित लगे। और इन मृत भांडों का जो प्रयोग करते थे, तो इन मृत भांडों का मानव के द्वारा यहाँ जो प्रयोग किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि मानव की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन बनाना, भोजन बनाने के बाद भोजन और अन्य चीजों को स्टोर करके रखना या संग्रहित करके रखना, तो उन्हीं बर्तनों में इनके द्वारा भोजन पकाने के साक्ष्य और भोजन पकाने के बाद कुछ जो आवश्यक निजी लाइफ से या दैनिक जीवन से जो वस्तुएं होती थी, उन्हीं वस्तुओं को भी यह उन बर्तनों में रख दी थी। तो यहाँ से हमें देखना है कि जो हमें साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है, हमें नर्मदा घाटी से मिला है। तो दोस्तों यहाँ हमने मध्य प्रदेश को भी आसानी से समझा है। फिर हम देखते हैं ताम्रवती। अब आ जाते हैं हम राजस्थान में। तो राजस्थान में हम दोस्तों देखते हैं, या राजस्थान से जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं, या राजस्थान से जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान से भी हमें काले मृत भांड और सफेद रेखित चित्र से सजे हुए। अब इसका क्या मतलब है या क्या अर्थ है, इसे हम कैसे समझे। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो हमें मृत भांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन एक तो वो काले कलर से पेंट थे, दूसरी बात उन पर जो कलर किया जाता था या जो चित्र बनाए जाते थे, जो चित्र अंकित किए जाते थे, तो वो किस कलर से, वो सफेद कलर से इस पे चित्र अंकित किए जाते थे। तो यहाँ दोस्तों ये जो मैंने, आप इसको समझ सकते हैं चार्ट के माध्यम से, चार्ट वाइज फॉर्मेट में आपको इसलिए रखा है कि ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आसानी से चीजों को समझ सकें और इस टॉपिक के प्रति जो आपकी एक पकड़ है, कमांड है, पकड़ बन सके, अच्छी कमांड बना सके, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ सके। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसका अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब जो मैं आपको इसके पहले मैंने आपको चार्ट वाइज बताया था कि किन राज्यों से, किन स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं, तो जहां से हमें वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन राज्यों को और स्थानों को और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन चीजों को मैंने समझा था। अब यहाँ से जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ से अपन को 3 संस्कृतियों को मुख्य रूप से याद रखना है। अब आपकी वो 3 संस्कृतियां कौन कौन सी हैं, तो 3 संस्कृतियों में आपको जो याद रखना है तो आप याद रखेंगे, एक तो आपका आहार। अब आहार जो है, या आहार या गिलौद संस्कृति, तो आहार जो है, आहार एक तांबे वाली जगह है। तो आहार जो है प्राचीनतम नाम उसका अगर हम देखें तो ताम्रवती,
आहार का प्राचीनतम नाम है ताम्रवती। ताम्रवती ये कहाँ है? आपका राजस्थान में आहार। दूसरा आप देखते हैं कि तांबे वाली जगह, कहने का मतलब हमारा ये है कि आहार और गिरोध संस्कृति में हम देखते हैं कि आहार को जहां बहुत बड़ी मात्रा में या विस्तृत मात्रा में तांबे के साक्ष्य ज्यादा देखने को मिले हैं, तो तांबे वाली जगह को ही आहार कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके पहले हम आपको काफी अच्छे से समझा चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे या पॉइंट थे, उनके बारे में भी यहाँ मैं आपको बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यह पत्थरों के घर में मानव के निवास स्थान के हमें साक्ष्य देखने को मिले कि मानव यहाँ पत्थरों के घर में निवास करता था। दूसरा पॉइंट है आपका पक्की ईंटों के साक्ष्य। पक्की ईंटों के साक्ष्य से हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य तो देखने को मिले हैं, लेकिन हमें बड़ी भारी संख्या में या ज्यादा संख्या में यहाँ पर पक्की ईंटों के कोई हमें मकान के प्रमाणित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि ये लोग पक्की ईंटों के साक्ष्यों से अच्छी तरह से परिचित थे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ हमें मिट्टी के वृषभ की आकृतियां, या हम बोल सकते हैं कि मिट्टी से बने हुए जो वृषभ या सांड है उसकी हमें प्रतिमा देखने को मिली है। और उस प्रतिमा का एक पर्पस या उद्देश्य रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ, धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ उसको माना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ राजस्थान के खेतड़ी से हमें मिट्टी के सीकर और झुंझुने देखने को मिलते हैं। तो क्या दोस्तों, राजस्थान के सीकर से हमें मिट्टी के झुंझुने और झुंझुने के साथ हमें सीकर देखने को मिलती है। तो यहाँ हम जो आपका राजस्थान है, तो राजस्थान को उम्मीद है कि ऑल ओवर पूरी अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान से जुड़े हुए या राजस्थान की संस्कृति से जो जुड़े हुए इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको अच्छे से समझा है। फिर अब यहाँ महाराष्ट्र में जोड़वे या नेवार संस्कृति को देखते हैं। तो सबसे विस्तृत उत्खनन, एक तो क्या याद रखना है दोस्तों हमें यहाँ से कि सबसे विस्तृत उत्खनन, सबसे विस्तृत या बड़ा क्षेत्र जहां पर यहाँ ताम्रपाषाण कालीन के साक्ष्य देखने को मिले। फिर आप देखते हैं कि क्षेत्र कौन सा था, तो पश्चिमी महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से हमें सोने के आभूषण भी देखने को मिले हैं। क्या दोस्तों, जो सोने से बने हुए आभूषण हैं, तो सोने से बने हुए आभूषण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र में, क्षमा चाहता हूं, फिर आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो मालवा संस्कृति है या एरण, तो एक तो आपकी ये नर्मदा घाटी क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में आपकी विकसित थी। यहां से हमें क्या देखने को मिले हैं, तो यहां से जो हमें मिले हैं वो आपके चित्र मृदभानु। यहां से क्या मिले हैं दोस्तों, हमें चित्र मृदभानु। तो यहां हमने दोस्तों जो भी आपकी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट थे, इंपोर्टेंट फैक्ट थे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और हमारा और आपका दोनों का सफल प्रयास ही आपकी सफलता का एक साधन है। तो अच्छी तरह से तैयारी करें, खूब जी तोड़ के मेहनत करें, मन लगा के पढ़ाई करें। इसी तरह से मैं हिस्ट्री के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और आपको इसी तरह चार्ट वाइज समझाता रहूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि चीजें आप आसानी से समझ सको, कॉन्सेप्ट को समझ सको, कॉन्सेप्ट के प्रति अपनी पकड़ बना सको। अब यहाँ दोस्तों 2 पॉइंट हम और याद रखेंगे कि यहाँ से अगर हम फसलों की बात करते हैं, तो फसलों में हमें यहाँ गेहूं, मूंग, धान, तो ये सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया है कि सबसे पहले तो हमें गेहूं, अगर फसलों की बात करें तो गेहूं, चावल, धान, मूंग,
तो ये धान, मूंग आदि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम दोस्तों पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुगर ये आदि और हिरण का शिकार करने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये आदि हमें यहाँ इन जैसे हम फसलों की बात करें तो गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, पशुओं की बात करें तो गाय, भैंसा, बकरी, उसके साथ साथ आपको हिरण के शिकार करने के भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों यहाँ के औजारों की। तो यहाँ से हमें औजार क्या मिले हैं, तो राजस्थान में ही हम देखते हैं कि हमें बड़ी भारी मात्रा में जो है तीर की नोक, जो तीर कमान होते हैं तो तीर की नोक हमें देखने को मिली है। बर्छे के फाल देखने को मिले हैं। बर्छे के फाल से आपके जो छेदनी, बेतनी, तो ये सारी चीजें भी हमें औजारों के रूप में देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज और याद रखना है कि जो भी ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र है या स्थल है या जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृति के बारे में हमने काफी अच्छे से समझा है। अब इसके बारे में मैं आगे जो आपको बताऊंगा। अब आखिर ये जो संस्कृति थी, ये संस्कृति काफी टाइम तक विकसित रही। विकसित होने के बाद आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इनका हास्य पतन हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमने देखा है कि भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में 1200 से 700 ईसा पूर्व तक, तो भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में कहा क्या दोस्तों, भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में हम देखते हैं कि मध्य और पश्चिमी भाग के समय यहाँ 1200 से 700 ईसा पूर्व तक जो आपकी सारी संस्कृतियां हैं वो सारी संस्कृतियां लुप्त हो जाती हैं, केवल जौरवे संस्कृति को छोड़ के। जो आपकी महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति है, तो जौरवे संस्कृति आपकी कब, जौरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक रहती है या 700 ईसा पूर्व तक इसके हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो ये देखना है कि सबसे लास्ट में या सबसे अंत में किस संस्कृति का हास्य पतन हुआ है या सबसे अंतिम समय तक कौन सी संस्कृति रही है, तो वो आपकी जौरवे संस्कृति रही है। उसके बाद यहां हम देखें कि पतन, तो पतन हम देखते हैं कि मध्य भारत और यहां देखते हैं पश्चिमी भाग। तो मध्य भारत और पश्चिमी भाग में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जौरवे संस्कृति को छोड़ के वो आपकी 1200 वो आपकी संस्कृति 1200 से 700 ईसा पूर्व तक लुप्त हो जाती है। केवल मात्र जौरवे संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहती है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके कारण को कि ये जो संस्कृति विकसित हुई है, आखिर अच्छी खासी संस्कृति विकसित हो रही थी, डेवलप हो रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ या ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से उसका हास्य पतन हो गया। तो यहाँ सबसे प्रमुख कारण जो हमें देखने को मिलता है वो आपका प्राकृतिक कारण है। तो प्राकृतिक कारण में सबसे जो प्रमाणित कारण माना गया है वो आपका है वर्षा की कमी, क्योंकि जितनी भी संस्कृतियां विकसित हुई है वो ज्यादातर नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई है। जब वर्षा की कमी हुई, वर्षा की कमी के कारण सूखा एक विकट समस्या बन गई। सूखा की विकट समस्या होने से कृषि यहाँ ये लोग नहीं कर पाए, और जब अकाल पड़ा तो अकाल के कारण ही इस संस्कृति का वर्षा की कमी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा की कमी के कारण ये संस्कृति लुप्त हुई या संस्कृति का पतन हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ जो इंपोर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो इसे हम प्राकृतिक कारण, मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में आपकी वर्षा भी आ जाती है, वर्षा के बाद अकाल भी आ जाते हैं, सूखा भी आ जाती है, और तो बाढ़, सूखा और वर्षा, तो ये तीनों कारण आपके प्राकृतिक कारण में आएंगे। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पेन डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।